हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। गिवन दैट 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर द इक्वेशंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल and that minus 2 1 is one of its vertices. Calculate the area of the rectangle. कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं वो ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। उस रेक्टेंगल पे एक पॉइंट है, यानी कि वर्टेक्स जो है उसकी वैल्यू है -2,1 और कहता है उस रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। उस रेक्टेंगल का नाम रखा है मैंने ABCD और मैंने यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन भी लिख दी है ताकि चेक करने वाला समझ जाए कि ये काम क्या किया हुआ है। देखिए, लेट द रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल का जो नाम है वो क्या है, ABCD है, विद वर्टेक्स C -2,1 और इसका जो वर्टेक्स C है उसका नाम मैंने रखा है -2,1। क्यों रखा है अभी आपको बताता हूँ। लेट साइड AB रिप्रेजेंट अ लाइन 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने ये कहा है कि साइड AB जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड साइड AD रिप्रेजेंट अ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं साइड। तो कहता है कि साइड AB जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको इस पॉइंट C को यहाँ मतलब इस कोऑर्डिनेट -2,1 को मैंने C का नाम क्यों दे दिया, C पे क्यों रख दिया, AB को यहाँ क्यों रख दिया, AD को यहाँ क्यों रख दिया, क्योंकि मुझे ऐसी सेटिंग बनानी है कि लाइन और पॉइंट आपस में परपेंडिकुलर हों। लाइन और पॉइंट आपस में परपेंडिकुलर हों, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे तो पॉइंट टू डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। पॉइंट टू डिस्टेंस फार्मूला जो ये है D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। ये जो फार्मूला है ये सिर्फ लगता ही उस वक्त है जब पॉइंट हो और लाइन हो और पॉइंट और लाइन एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो। तो इसलिए मैंने क्या किया है, AB के ऊपर देखें C AB से परपेंडिकुलर है। कैसे पता लगा परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। फिर C इस वाली साइड AD से भी परपेंडिकुलर है जिसका नाम मैंने D2 रखा है। कैसे पता लगा परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है। चलिए अब मैं निकालूंगा सबसे पहले D1। D1 निकालने के लिए टू फाइंड D1 टेक डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास है -2,1 और एक लाइन होनी चाहिए। लाइन मेरे पास क्या है 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C का मॉड अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। अब A क्या होता है, x के साथ में जो लिखा हुआ होता है, x के साथ में क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय x1। x1 क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट में x वैल्यू -2 प्लस b क्या होता है y के साथ में जो लिखा हुआ है, y के साथ में क्या है -2 मल्टीप्लाई बाय y1। y1 यहाँ पर क्या है 1 प्लस c क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर -5 अपॉन a स्क्वायर। a क्या है, x के साथ में 3 लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस b क्या है, y के साथ में -2 लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर रूट। 3 2 -6 प्लस माइनस 2 1 2 प्लस माइनस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 का रूट। -6 -2 -8 -5 -13, तो ये -13 हो गया। अपॉन में देखें 9 + 4 13 का रूट। -13 जब इस मॉड्यूलस से, जब इस मॉड के साइन से बाहर आएगा, ये मॉड का साइन लगाया ही इसलिए जाता है कि इससे बाहर आने वाली हर क्वांटिटी पॉजिटिव हो। नेगेटिव हो तो बाहर आन के पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिव हो तब भी वो बाहर आन के पॉजिटिव ही रहे। तो -13 जब बाहर आएगा तो +13 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 13 अपॉन √13। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरह कि 13 को अगर मैं लिख दूँ 13 का रूट इंटू 13 का रूट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 × 13 दोबारा 13 आ जाएगा। 13 × 13 का रूट अब दोबारा 13 आ जाएगा।
अपॉन में लिखा हुआ है √13, तो फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाला √13 ये वाले √13 से कट गया और हमारा जो फाइनल आंसर आ गया D1 का वो आ गया √13 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे टू फाइंड D2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पॉइंट वही लेंगे आप -2, 1 और अब लाइन आप ले लेंगे 2x + 3y + 7 = 0। तो अब आपके पास वही फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है ax1, a यहाँ पर क्या है x के साथ में 2, x1 क्या है -2 प्लस by1, b क्या है y के साथ में 3, y1 क्या है 1 प्लस c यहाँ पर क्या है 7 का मॉड्यूलस माने पॉजिटिव आंसर आएगा अपॉन में a² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। तो -4, 2 2 -4, 3 1 3, 7 1 7 ऐसे ही आ गया। तो 7 और 3 10, 10 में से 4 गया 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। तो 6/13 यूनिट्स इसका आ गया आंसर किसका, D2 का। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने लोअर क्लासेस के अंदर क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है A = लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पर आप देखें लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, D2 को, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लेंथ रिप्रेजेंट कर रही है D2 को और विड्थ रिप्रेजेंट कर रही है D1 को। और अगर आप उल्टा भी कर दें, D1 को D2 से करें या D1 को D2 से करें या D2 को D1 से करें, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो D2 का आपने आंसर क्या निकाला, 6/√13 मल्टीप्लाई में D1 का आपने आंसर क्या निकाला, √13। अब आप देखें √13 और √13 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बाकी बचा 6 और है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आप नोट कर रहे होंगे, अब मैं आखिरी जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन को नहीं कहा जाता कि एग्ज़ाम में आने का चांस है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, A 2 3 and B 3 5 are fixed points and a point P moves such that ट्राइंगल PAB का जो एरिया है वो है 8 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ P। बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है लोकस, लोकस का मतलब क्या होता है। लोकस का मतलब होता है मूविंग पाथ, या और अच्छा वर्ड कहते हैं मूविंग पॉइंट, ये ज़्यादा अच्छा है। मूविंग पॉइंट का मतलब क्या है, देखें अगर मैं फ़र्ज करूं, मैं सपोज करता हूं कि 1 पॉइंट इज मूविंग, 1 पॉइंट इज फिक्स्ड, तो लोकस कैसा बनेगा। बात यह है कि अगर एक पॉइंट मूव कर रहा है और एक पॉइंट फिक्स है तो एक सर्किल बनेगा।
क्योंकि आप जानते हैं कि सर्किल का जो सेंटर होता है वो अपनी जगह से नहीं हट सकता, और एक पॉइंट जो मूव कर रहे हैं वो कहीं पर भी है। तो लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट, यानी कि इस पूरे सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी आपका जो लोकस होगा, जिसका नाम आप पी रख देंगे, वो होगा। तो इसी तरह डिफरेंट लोकस होते हैं, सही है। तो अगर फर्ज करें 1 पॉइंट मूव कर रहा है, 1 पॉइंट फिक्स है, तो आपके पास लोकस ऐसा बनता है। अगर फर्ज करें मैं बोलूँ कि 1 पॉइंट मूविंग एंड 2 पॉइंट्स फिक्स, अगर 2 पॉइंट फिक्स हैं तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि फर्ज करें एक पॉइंट ये है ए, एक पॉइंट ये है बी, और ये फिक्स है। तो मूविंग पॉइंट का लोकस क्या बनेगा? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो इन दोनों का बिल्कुल मिड में से पास हो रहा है। तो इस तरह बेशुमार लोकस हैं। हमें अपनी कंडीशंस, जो हमें कंडीशन दी हुई है, उसको देखते हुए उस लोकस की इक्वेशन ढूंढनी है। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान सवाल है। अब हमें ये नहीं पता कि P क्या है, तो लेट करेंगे। सबसे पहले लेट P एक्स वाई इज मूविंग पॉइंट। ए हमें क्या दिया हुआ है? 2, 3। बी हमें क्या दिया हुआ है? 3, 5। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी हमें कितना दिया हुआ है? 8 स्क्वायर यूनिट। अब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए। इस तरह आपके लोकस की इक्वेशन देखें कितनी आसानी से आ जाएगी। पी ए बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 x1। x1 आप ले लीजिए x, x2 आप ले लें 2, x3 आप ले लें 3, y1 आप ले लीजिए y, y2 आप ले लीजिए 5, y2 आप ले लीजिए 3, और y3 आप ले लीजिए 5, और यहाँ आ जाएगा 1, 1, 1। एरिया आपको दिया हुआ है इस ट्रायंगल का कितना? 8। 1/2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, x को बाहर कर लें। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, माइनस y को बाहर कर लें। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, प्लस 1 को बाहर कर लें। 2 5 जा 10, माइनस 3 3 जा 9, ब्रैकेट बंद। बाकी काम हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। और x 3 - 5 होता है -2, माइनस y 2 - 3 होता है -1, प्लस 1 10 - 9 होता है 1। तो 16 x इंटू -2 -2x माइनस माइनस प्लस y, 1 1 जा 1, -2x यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और y यहाँ आ जाएगा -y, 1 वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, और उस साइड पे बचेगा 0। तो 2x - y, 16 में से 1 गया 15, बराबर है 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर लोकस। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। 2x - y + 15 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट आंसर। तो लोकस का मतलब होता है मूविंग पॉइंट। जैसे आप फर्ज करें ये आपका घर है H, होम, ये आपका कॉलेज है C, इसका नाम रखा है C, इसका नाम है H। तो आप अपने घर से निकले, हाउस से निकले, तो फ़र्ज़ करें आपने ये पाथ कवर किया, फिर ये पाथ कवर किया, फिर ये पाथ कवर किया, फिर ये पाथ कवर किया, तो ये पूरा का पूरा जो है वो लोकस कहलाता है। सही है। तो बस इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके अंदर, वरना मैं आपको और भी डिटेल में बता सकता हूँ कि लोकस एक्चुअली होता क्या है मज़ीद। तो बस हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन है, तो हमने इक्वेशन ही करी। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो भी लोकस की ही क्वेश्चन है। देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 22? द डिस्टेंस between a variable point P
and 03 is equal to the distance between P and the line y plus 3 is equals to 0. Find the locus of P. बहुत ही आसान सवाल है। फिर लोकस की इक्वेशन निकालनी है जैसा कि 21 में था, बस थोड़ी सी इसमें कंडीशन जो है वो चेंज हो गई है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स वाई, मूविंग पॉइंट बोले या वेरिएबल पॉइंट बोले बात एक ही है, बी अ वेरिएबल पॉइंट, ये आ गया। अब ये जो ए है, इसकी जो 03 है इसका नाम हम रख देते हैं ए, लेट ए 03। अब वो क्या कहता है कि इसका डिस्टेंस निकालो पहले, P का और 03 का। तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस पी ए। डिस्टेंस कैसे निकलता है? डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करना है, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये आ गया इसका रूट। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम अगली कंडीशन तय करते हैं। अगला क्या है? ये तो डिस्टेंस था P और A का। अब वो कहता है इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन P हमारे पास क्या है? एक्स वाई, एंड अ लाइन y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? P, बल्कि हाँ डिस्टेंस D ही बोलते हैं इसको, a x1 प्लस b y1 प्लस c का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो a हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। इनटू x1 हमारे पास क्या है? x प्लस b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। y के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 लिखा हुआ है। और y1 क्या है हमारे पास? y प्लस कांस्टेंट क्या है? 3 और इसका मॉड अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया 0 इंटू एक्स 0, y इंटू y 1y प्लस 3 अपॉन 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और इसका रूट y प्लस 3 अपॉन 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया? 1। तो हमारे पास आंसर आ गया y प्लस 1। तो बस यही हमारा जो था वो डिस्टेंस था किसका? P और S का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो क्या कहता है? वो कहता है ये डिस्टेंस PA बराबर है किसके? इस डिस्टेंस D के। तो PA हमने कितना निकाला? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 का रूट इज इक्वल्स टू D। D हमने कितना निकाला? सॉरी y प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी y प्लस 3, ओनली y प्लस 3। अब हमने स्क्वायर रूट जब तक ख़त्म नहीं होगा इक्वेशन बनेगी नहीं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 का रूट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू
वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा। अब आप गौर से देखें, ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट गया, ये 9 इस 9 से कट गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ये प्लस 6y यहाँ आ जाएगा तो माइनस 6y और ये भी माइनस 6y हो जाएगा, उस साइड पे बचेगा 0। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 6y कितना होता है, माइनस 12y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर क्या है 22, एक्स स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल था ये भी। तो ये जो सवाल नंबर 21 और सवाल नंबर 22 था, इन दोनों सवालों में आपने क्या लर्न किया, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस। चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। Let's have a look question number 23. A line whose y-intercept is 1 less than its x-intercept forms with the coordinates axis a triangle of area 6 square units. What is its इक्वेशन? बहुत ज़बरदस्त सवाल, बहुत अच्छा। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, इंसान के स्टूडेंट की समझ में क्वेश्चन आ जाए कि यार क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, तो 50% काम वैसे ही हो जाता है। पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले पार्ट में क्या चीज़ गिवन दी है, हम जानते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट जो होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बल्कि एक मिनट पहले पूरा लिख लूँ। वाई इंटरसेप्ट को हम क्या कहते हैं, बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं वो, a line whose y-intercept is 1 less than its x-intercept। y-intercept है b और 1 less than its x-intercept, तो b इज इक्वल्स टू है हमारे पास क्या चीज़, a-1। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, ये असल चीज़ है। अगला पार्ट क्या है इसके अंदर, forms with the coordinates axis a triangle of area 6 square unit। तो हम एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट जब वर्ड आ जाए आपके सामने, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये जो आ जाए कोऑर्डिनेट्स एक्सिस,
तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मैंने बना लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आगे क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से एक ट्राइंगल बनाओ। तो ये हम एक्स को वाई से मिला देते हैं, ये बन गई ट्राइंगल। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स का नाम रखते हैं। ए ये ओरिजिन है तो 0 0, इसका नाम हम रखते हैं बी, हमें नहीं पता, A0। इसका नाम हम रखते हैं सी, हमें नहीं पता, 0B, क्योंकि x के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, y के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। और इस ट्राइंगल का जो मैंने ABC बनाया, इसका हमें दिया हुआ है क्या? एरिया 6 स्क्वायर यूनिट। यहाँ लिख देता हूँ A इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 0 y1 a x1 0 x2 a और x3 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 x3। y1 0 y2 0 y3 b 1 1 1। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का एरिया सवाल में दिया हुआ है कितना? 6। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 6 बराबर है 1/2 और इसका अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 0 को लिया, 0 1 जा 0, b 1 जा b, -0 को लिया, जब -0 को लेंगे a 1 जा a, 0 1 जा 0, फिर +1 को लेंगे, a को b से करेंगे ए बी, 0 को 0 से करेंगे 0। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 6 12। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आता है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, और 1 × AB ये हो जाएगा AB। सही है जनाब। तो 12 बराबर है AB, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, बल्कि इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुट b इज इक्वल टू a-1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो b है a-1, इसको मैं रख रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा जनाब 12 इज इक्वल टू a ऐसे ही आ गया, और b कितना है? a-1। तो 12 इज इक्वल टू a × a स्क्वायर, a × 1a, और ये हो जाएगा जनाब a स्क्वायर -a। 12 को यहाँ शिफ्ट कर दें, -12 इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -4a + 3a - 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 1 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 - 3 होता है 1। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? a, तो ये हो जाएगा a-4, 3a-4 बराबर है 0, a-4 a + 3 बराबर है 0। यहाँ से a हमारे पास आ गया 4 और a हमारे पास आ गया -3। अब हमारे पास दो कंडीशंस हो गई, यहाँ मैं बना रहा हूँ। एक हमारे पास है a4 और एक हमारे पास है a-3। तो अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 b निकालेंगे। b क्या था इक्वेशन नंबर 1 में? a-1। तो b बराबर है, a कितना है? 4 4 - 1, b कितना आ गया? 3। यानी कि जब a 4 था तो b कितना था? 3 था। अब यहाँ भी निकालें a-1, b इज इक्वल टू a कितना है? -3 - 1, -3 - 1 क्या हो? -4। तो जनाब अब आपके पास a और b दोनों आ गए। सवाल क्या था? व्हाट इज इट्स इक्वेशन? जब आपके पास a और b दोनों आ गए, मैं इसको मिटाना चाहूँगा ताकि और अच्छी तरह कंडीशन क्लियर हो जाए। जब आपके पास a और b दोनों आ गए
तो आप जानते हैं ए किसको बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट को, और बी किसको बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट को। और अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो आप यूज़ करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन ए, पहले a ले लें आप 4, उस वक्त b क्या था 3 इज इक्वल टू 1। 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 4y, यहाँ पर 1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर है 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को दोबारा यूज करें, x अपॉन ए, अब a क्या है -3 प्लस y अपॉन b, अब b क्या है -4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा -x अपॉन 3 और ये हो जाएगा -y अपॉन 4, सॉरी y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा दोबारा 12, ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 1। -4x -3y इज इक्वल टू 12, और इसको वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा +4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी आ गई 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस मिलके आपका आंसर बन रहा है। चलिए अब पहले हम इसका आंसर चेक करते हैं बुक में। कहाँ पढ़ी हुई हमारी बुक, ये रही। लास्ट क्वेश्चन 23, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। 4x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि जिसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 100% कंप्लीट हो गई है, और 3.2 के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 3.3 सिलेबस में नहीं आ रही, सिलेबस से निकाल दी है, तो उसको हम नहीं करेंगे। 3.1 और 3.2 हमने कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई पार्ट नहीं छोड़ा, सारे सवाल आपको करवाए हैं। तो बहुत आज मुझे खुशी हो रही है कि जो हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री था, यानी कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, वो बहुत बड़ा चैप्टर थे, काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस थी चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, वो कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कवर हो गया। अब तक हमने जो किया, चैप्टर नंबर 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 2 किया और 3 किया, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या रह गया हमारा 9 और 1, बहुत ही छोटा काम रह गया। ये बड़े बड़े काम तो हमारे हो गए। यूजुअली अगर स्टूडेंट ये 2 चैप्टर्स नहीं भी करें तब भी उनके 100 में से 100 आते हैं, बट मैं आपको चैप्टर नंबर 9 लाजमी करवाऊँगा। स्टूडेंट चैप्टर के एंड के बाद मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, एक जुमला यूज़ करता हूँ, प्राउडली यूज़ करता हूँ, और बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मगरूरियत के साथ, मगरूर होकर नहीं कहता बल्कि फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि देयर इज़ नो यूट्यूब चैनल ऑफ सिन बोर्ड मैथ। आप कोई भी ऐसा चैनल आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर इस तरह एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट इस तरह करवाया जाए। कोई चैनल नहीं है। पंजाब बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन सिंध बोर्ड में आपको कोई टीचर 2 सवाल करवा के जान छुड़ा लेगा, कोई आधा करवाएगा तो 3 करवाएगा। ये नहीं होगा कि जी अगर एक एक्सरसाइज में 23 सवाल है, 23 है, तो 23 के 23 क्वेश्चन टीचर करवाए। बट एक टीचर ज़रूर करवाता है जिसका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद आसिम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है ये बात कहते हुए, मुझे बहुत फ़ख्र है ये बात कहते हुए। अब आपने इस मेरे प्राउड से कैसे फ़ायदा उठाना है? आपने फ़ायदा ऐसे उठाना है कि आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस साल आपके 100 में से 100 आ जाएं, और आपके 100 में से 100 बग़ैर किसी कोचिंग सेंटर के, बग़ैर किसी होम ट्यूशन के, बग़ैर किसी प्राइवेट ट्यूशन के, सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरे लेक्चर्स अटेंड करने होंगे और आपके 100 में से 100 आ जाएंगे। क्योंकि जो आपको कोचिंग में पढ़ाएगा, जो ट्यूशन में पढ़ाएगा,
वो यही तो करवाएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह करवा दिया है। तो स्टूडेंट्स काइंडली खूब प्रैक्टिस करें। अगला चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम वेक्टर है। आप सबसे आखिर में एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनको भी कहें कि सर आसिम के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।